स्वागत है दोस्तों क्लास में। आज हम क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग बहुत बार कमेंट कर रहे हैं कि भैया का कहें कि डेली क्लासेस लाइए और 1 शॉट आप रिवीजन के तौर पर पढ़ाइए। तो आप लोग का अब जो बोर्ड का एग्जाम को देखते हुए हम क्या करेंगे, डेली जो क्लासेस है वो एक एक चैप्टर को रिवीजन करेंगे। जो पहला चैप्टर है उसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्या है हम उसको पूरा समझेंगे, और कॉन्सेप्ट के बाद जो है उसमें पूरा महत्वपूर्ण जो सवाल है वो हम क्या करेंगे, पूरा हल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग देख रहे हैं कि बार बार कमेंट आ रहा है कि 1 शॉट लाइए 1 शॉट लाइए फिजिक्स का मैथ का। तो हम लाएंगे 1 शॉट, लेकिन अब एक एक चैप्टर से लाएंगे। फिर उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो हम पूरे क्वेश्चन को देखते हुए जो 2026 में आने वाले जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसका भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कराएंगे, ताकि आप लोग को बहुत आसानी हो सके कि आप लोग अच्छा नंबर गेन कर पाए। जैसा कि हम थोड़ा बिजी हैं क्लासेस लेने में, तो इसीलिए हम ऑफलाइन की क्लास लेते हैं, तो ऑनलाइन में थोड़ा कम समय दे पा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासेस, तो आप लोग जुड़िएगा एक एक करके। और हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है मित्रों। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ना है, उसके बारे में परिमेय संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है, फिर वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। फिर उसके बाद गुणनखंड क्या होता है, और गुणनखंड के बाद अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, और लसा मसा क्या होता है। फिर उसके बाद युगलिड विभाजक प्रमेयिका, फिर इसके प्रयोग से द्वारा हम लोग कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं इसको पढ़ेंगे। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है वो पूछता है, सिद्ध कीजिए कि इसमें से कोई एक टाइप का पूछेगा। √2 को सिद्ध कीजिए परिमेय, 3+√5 या कुछ भी करके ऐसे दिया रहेगा, और सिद्ध करने के लिए कहेगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। और यह जरूर ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि इसमें से हर साल पूछता है, फिक्स ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये किसके बराबर होता है, लसा गुणे मसा। इस पे भी सवाल हम लोग हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर्स। अब देखिए रेशनल नंबर्स क्या होता है, जब हम कोई भी संख्या लेते हैं और संख्या को क्या कहते हैं, p/q के रूप में डिनोट करें। संख्या को किस रूप में डिनोट करें, p/q के रूप में डिनोट करें। और जहां पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2/3, 1 लिख दिए, 7 लिख दिए, 5 लिख दिए, ये सभी नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। फिर उसके बाद जानिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम देखिए क्या करेंगे, p/q के रूप में नहीं डिनोट करेंगे। p/q के रूप में हम नहीं डिनोट करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं हो सकती है उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट में 2 लिख दिए, तो क्या रूट में 2 का कोई एक वैल्यू होता है, हाँ इसको निकाल सकते हैं। और इसको निकालते हैं, जो वैल्यू आता है कितना, 1.414 करके अलग अलग संख्याएं आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि दशमलव के बाद यदि संख्या का क्या हो, आवृत्ति न हो, आवृत्ति न हो, आवर्ती न हो भी कह सकते हो। आवर्ती न हो मतलब एक बार संख्या जो आ गया पुनः रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे देख लीजिए 1.414 करके अलग अलग यहाँ संख्या आती है, लेकिन ये क्या आ जाए, 1.414 आए, तो यहाँ रिपीटेशन हो जाएगा। तो रिपीटेशन जब होने लगेगा तब उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, परिमेय संख्या। उसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में नहीं डिनोट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के बाद कितनी बार जाएगा संख्या हमको फिक्स नहीं होता है, अलग अलग संख्या आती चली जाएगी, इसलिए यह संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्याएं हो जाती है। अब परिमेय अपरिमेय तो समझ गए। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, परिमेय अपरिमेय दोनों को मिला दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, जब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को क्या कर दे, मिला दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो देखिए क्या होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अब देखिए रियल नंबर्स क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, वास्तविक
सॉरी, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला देते हैं, तो मिलाने से जो पूरी संख्या बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत रूट वाली भी संख्या आ जाती है और रूट के अलावा जो सभी संख्याएं होती है सभी संख्या के अंतर्गत आ जाती है। तो ये भी आप लोग कह सकते हैं कि जो सभी प्रकार की संख्याएं होती है वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर की बात कर ले, चाहे वो इंटीजर नंबर की बात कर ले, हर एक संख्या की बात कर ले, वो सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आज एक बार थोड़ा सा संख्या के बारे में भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। खाली हम देखिए टॉपिक लिखेंगे और समझाते हुए चलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो देखिए संख्या में क्या क्या होते हैं, पहला जो संख्या हम लोग पढ़ लेते हैं, संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर, जिसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं इसी को, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए क्या होता है, नेचुरल नंबर, गिनती के गिने जाने वाले सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। यानी अब देखिए गिनती के गिने जाने वाले सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन के द्वारा डिनोट करते हैं। तो एन में क्या होगा, काउंट गिनती कहाँ शुरू करते हैं, एक से, तो 1 2 3 4 5 6, फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ से जो टोटल नंबर आते हैं वो सभी नंबर किसके अंतर्गत आते हैं, नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो अगर बात कर ली जाए नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है, एक होता है। अगर बात कर ले सबसे बड़ा, तो क्या होता है, गिनते गिनते जाएंगे तो आगे गिनती हुई सभी संख्या आएंगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अनंत हो जाएगी। सबसे बड़ी जो होगी वो क्या होगी, अनंत हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा बात कर ले, पूर्ण संख्या क्या होता है, इंटीजर नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं को, पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, सॉरी इंटीजर नहीं, इसको होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर्स क्या होता है, अच्छा होल नंबर की बात कर ले, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। तो हम क्या करते हैं, जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं, जब ये देखिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में भी हम लोग क्या कर दें, जीरो को भी सम्मिलित कर ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक के सभी नंबर क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। फिर उसके बाद कर ले पूर्णांक संख्या की बात कर ले, पूर्ण के बाद क्या होगा, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। तो व्हाट इज इंटीजर नंबर, क्या होता है, इंटीजर नंबर जो होता है, इंटीजर नंबर्स की बात कर ले, तो इंटीजर नंबर को पहले किससे डिनोट करते हैं, आई या जेड से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं आई से भी डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं जेड से भी डिनोट किया जाता है। तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जब इन्हीं पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक दर को भी सम्मिलित कर ले। ऋणात्मक दर का कहने का मतलब जैसे 0 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक का नंबर है, इसकी ऋणात्मक दर -1 -2 और -3 डॉट 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 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक के नंबर को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। तो इंटीजर नंबर में बात कर ली जाए, सबसे छोटा इंटीजर माइनस इन्फिनिटी, अगर सबसे बड़ी इंटीजर की बात कर ले तो सबसे बड़ी जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी इंटीजर की बात कर ले तो प्लस इन्फिनिटी के बराबर होता है। अगर बात कर ले इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक के जो संख्याएं होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सब संख्याओं को क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक होता है न तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये केवल क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं होती है। तो ये हम लोग जान गए कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या होता है। इसी प्रकार आगे देख लीजिए, कुछ और भी संख्या के बारे में थोड़ा रिविजन कर ले। अब देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, अच्छा ये थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर्स कहते हैं। तो क्या होता है, विच नंबर
विच नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी वे संख्या जो 2 से डिजिबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर के अंतर्गत क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, फिर डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। फिर बात कर ले विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स कहते हैं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो संख्या दो से डिजिबल नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्या कौन कौन होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, यानी जो संख्या दो से डिजिबल नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। अगर बात कर ले विषम संख्या के बाद भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वह संख्याएं जिनका दो गुणनखंड होता है उसको हम नहीं सॉरी, वह संख्या जो दो से अधिक गुणनखंड रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल 4 ले ले, तो 4 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा। तो देखिए इसमें क्या है, एक भी गुणनखंड है, इसका गुणा करने पर खंड मिल रहा है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो वे संख्या है जिसका दो या दो से अधिक, दो से अधिक सॉरी, दो से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, या वे संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से कटती है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे बात कर ले 4 कह दे, फिर उसके बाद 6 कह दे, 8 कह दे, 10 कह दे, 12 कह दे, ये सभी संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। फिर उसके बाद बात कर ले अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिनका केवल दो गुणनखंड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे बात कर ले 2, तो 2 किससे कटेगा, 1 और 2 से कटता है। अगर बात कर ले 3 की बात कर ले, तो 3 भी किससे कटेगा, 1 और 3। क्या इसके अलावा और कोई संख्या से कट सकती है, नहीं कटेगा, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। फिर उसकी बात कर ले सअभाज्य संख्या क्या होती है, सअभाज्य संख्या है जिसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर। अच्छा इसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कोई दो संख्या ले ले रहे हैं ए और बी, यानी इसका क्या हो जाए, एचसीएफ जो हो जाए 1 हो जाए। यानी क्या होगा, यदि दो संख्या ले और उसका जो वेनिस गुणनखंड किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या बात कहते हैं। जैसे 3 और 5 ले लिए, तो 3 और 5 में देखिए किससे कटेगा, एक से 3 कट सकता है, 1 से 5 कट सकता है। इसके अलावा अगर होगा तो क्या होगा, वह सहभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 3 6 ले ले रहे हैं, तो 3 6 में देखिए 3 से 3 भी कटेगा और 3 से 6 भी कटेगा, यानी इसका जो मसो होगा कितना हो जाएगा, मसो जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, सहभाज्य संख्या नहीं होगी। यदि कोई दो संख्या ले रहे हैं, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। और भी थोड़ी बहुत संख्याएं हैं, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्यों, क्योंकि हमको जो आज क्लास 10th का महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी के बारे में विशेष कर पढ़ना था। तो ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था जो कि हमको बताना जरूरी समझ में आ रहा था, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके थोड़ा बहुत इस पे भी ओवरव्यू दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक में देखिए हम लोग को क्या क्या है देखना। तो ये हम लोग समझ गए संख्या के बारे में। तो संख्या के बारे में अगर समझ गए तो आप लोग क्या करिएगा, इसको समझने के लिए आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसकी इसी के आधार पे आप लोग बताएंगे, पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि परिमेय और अपरिमेय वाली संख्याएं हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, आप लोग को ये बता दिया जाए कि आप लोग यदि क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम। और उसमें आप लोग का 10 जनवरी से जो है वो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप डेली चैप्टर वाइज जाएगा, उसमें क्वेश्चन आप लोग उसका जरूर सॉल्यूशन करिएगा, और उसका सॉल्यूशन करने के पश्चात पूरा भेजिएगा, हम देखेंगे कि कैसा आप लोग, क्या आप लोग का सही है कि नहीं, उसको भी हम ओवरव्यू देंगे। तो ये देखिए किस पे हम लोग जुड़ेंगे, हमारा चैनल है आकाश भैया क्लासेस, इस पे आप लोग जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप से भी है, तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है। तो गुणन खंड, तो देखिए क्या होता है, गुणन प्लस खंड, यानी ऐसी जो संख्या जिसका खंड हो उसी को हम क्या कहेंगे, गुणनखंड। जैसे देखिए क्या होगा, 10 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे
5। तो ये क्या होगा, गुणा का खंड हो जाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। अब देखिए गुणनखंड, जैसे मान लीजिए किस टाइप क्वेश्चन पूछेगा, गुणनखंड, तो गुणनखंड में वो भी पूछता है क्या, अभाज्य गुणनखंड। जैसे देखिए क्या होगा, 140 दे दिया जाए और 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 140 पहले अभाज्य संख्या जानते हैं, वो संख्या जो किससे, एक और स्वयं से कटते हैं उसी को हमें अभाज्य संख्या कहते हैं। से अभाज्य संख्या की बात कर ले, क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होते हैं। तो इन्हीं के रूप में हम लोग क्या करेंगे, व्यक्त करने को कहेगा। तो गुणनखंड, गुणा करके खंड करेंगे और अभाज्य संख्या के रूप में। तो कह देगा 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम गुणा करके खंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का सबसे नियम होता है ये कि सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं, अगर वो ना कटे तो उससे बड़ी संख्या लेंगे। तो एक से बड़ी संख्या लेते हैं, तो एक से बड़ी संख्या क्या देखेंगे, पहले 2, क्या ये 2 से कट रहा है, तो हाँ कटेगा, तो इसको काट देंगे। जब 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 0 उतार देंगे। फिर क्या 2 से कटेगा, हाँ तो क्या लिखेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। फिर क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर क्या देखेंगे, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम ये क्या होता है, अंकों को जोड़ लीजिए, यदि वो 3 के टेबल में आता है तो वो संख्या 3 से कटेगी। क्या जोड़ने पर, क्या 5 + 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 3 के टेबल में आएगा, नहीं, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 4 से, अगर सम संख्या है ही नहीं तो 4 से पहले 2 से ही नहीं कटेगा, तो ये संख्या 4 से भी नहीं कटेगा। अब क्या ये 5 से कटेगा, देखिए 5 से काटने के लिए 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यही क्या हो गया, 2 भी देखिए क्या अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या। तो दिए गए संख्या को क्या कर रहे हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग बताइएगा 156 का क्या होगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। फिर उसके बाद बात कर लिया जाए 800, 800 का भी बताइएगा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए है और आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा इन दोनों का क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अब देखिए अगर ये चीजें समझ में आ गया तो इसी प्रकार का जितना भी हम लोग पढ़ना है एक्सरसाइज में गुणनखंड वाला वो पूरा सवाल हल करेंगे, लेकिन इसमें केवल हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि गुणनखंड क्या होता है, हर एक संख्या के बारे में और हर एक टॉपिक के बारे में समझेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब जो है लसम मसद क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो लसम मसद देखिए क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया जाए लस और मस, पहले लस समझते हैं फिर मस, जिसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम भी कहते हैं, एलसीएम, जिसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो देखिए मान लीजिए कोई संख्या ले रहे हैं 5, 7, 10, 15। अब देखिए हम क्या करेंगे, वह छोटी सी छोटी संख्या लेंगे जो इन सभी संख्याओं को विभाजित करता है, वही संख्या क्या कहलाएगा, इन सभी संख्याओं का एलसीएम कहलाएगा। देखिए वह छोटी सी छोटी संख्या होना चाहिए जो क्या करे, इन सभी को विभाजित करे, सभी को, मतलब 5 को विभाजित करे, 7 को विभाजित करे और 10 को विभाजित करे और 15 को विभाजित करे, तो वही संख्या क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं को, इन चारों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं, फिर हम देखते हैं जो छोटी संख्या लेंगे, एक से बड़ी संख्या लेंगे, जो कटेगा उसको काटते हुए छोटा करते जाएंगे, अगर जो नहीं कटेगा उसी प्रकार आगे लिखते हुए हम लोग आगे हल करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 से क्या 5 कटता है, नहीं, तो इसको 5 इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे। 7 क्या कटेगा, नहीं, इसी प्रकार लिख लेंगे। फिर क्या 10 कटता है, हाँ, 2 के टेबल में 10 आता है, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। क्या 15 कटेगा, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसी प्रकार लिख लेंगे।
फिर उसके बाद देखिए क्या, अब क्या 2 से कोई संख्या कट रही है? नहीं कट रही है, तो 2 को हम छोड़ देंगे। 2 से बड़ी संख्या देखिए, क्या 3 से कोई संख्या कट रही है? हाँ कट रही है। क्या 5 कट रही है? नहीं। 7 कट रही है? नहीं कट रही है। 5 कट रही है? नहीं कट रही है। क्या 15 कट रही है? हाँ। 3 पचे 15, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये नहीं कटेगा तो इसी प्रकार लिख देंगे। 7 भी नहीं कटेगा तो इसी प्रकार लिख देंगे। 5 नहीं कटेगा तो इसी प्रकार लिख देंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर क्या देखिए, 3 से कोई संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, क्या 3 के टेबल में कोई ऐसी संख्या इसमें से आ रहा है? नहीं। 5 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा, तो बड़ी संख्या, तो 4 से भी नहीं कटेगा। आप क्या लेंगे, 5 लेंगे, तो 5 एक कम 5, फिर 7 नहीं कटेगा, इसी प्रकार लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब देखिए क्या किससे कटेगा, केवल 7 से कटेगा, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब देखिए क्या पूरी संख्या को छोटे से छोटे रूप में व्यवस्थित कर दिए। अब जिस जिस संख्या से हम लोग काटे हैं वैसी का गुणा कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। तो किससे किससे हम लोग गुणा करें किए हैं, और किससे किससे डिवाइड किए हैं, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से गुणा कर लें, तो क्या हो जाएगा, 2 तेईस 6, 6 पंजे 30 और 3 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 में एक जीरो बढ़ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, अब 30 गुणे 7, तो 7 त्रिका 21, 210 जीरो बढ़ जाएगा। यानी कि 5 7 10 और 15 का जो एलसीएम होगा, लसा क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, लसा जो हो जाएगा वो 210। अब ये जो छोटी छोटी संख्या है इन सभी संख्या से कटेगी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। अब इसी के आधार पे आप लोग एक प्रश्न का जवाब देंगे। किसका जवाब देंगे, देखिए हम दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग इसका भी कमेंट में एक जितना भी है एलसीएम वाला, सीएफ वाला और जितना भी देंगे आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, दस 15 12 और 20 का लस, आप लोग क्या करेंगे, 10 15 12 और 20 का जो लसा होगा उसको क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे। क्या करेंगे, कमेंट में क्या कर देंगे, रिप्लाई देंगे। क्या देंगे, रिप्लाई। क्या होगा इसका जवाब, अब देखिए एचसीएफ, क्या एचसीएफ क्या है, मस, लस समझ गए, तो अब मस को भी हम लोग आसानी से समझेंगे। जो क्या होता है, एच सी एफ, जिसको हम कहते हैं क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब ये फैक्टर हम लोग पढ़े हैं, तो देखिए क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब उच्चतम। जैसे कोई संख्या ले ले, तो वह संख्या जो क्या होगा, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर होगा, सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, वही क्या होगा, एचसीएफ कहलाएगा। जैसे देखिए क्या हम ले ले रहे हैं, 12 18 ले रहे हैं। देखिए 12 और 18 का हमको बताना एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ, एचसीएफ तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे और 18 का गुणनखंड करेंगे, और इन गुणनखंड में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, और बड़ी संख्या क्या होना चाहिए, दोनों संख्याओं में कॉमन होगा, वही 12 और 18 दोनों का एचसीएफ होगा। तो हम 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, फिर क्या ये 2 से कटेगा, जी हाँ कटेगा, 2 तेईस 6, फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 18 का भी करेंगे हम लोग गुणनखंड, तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर क्या ये 2 से कटेगा, जी नहीं, तो नहीं कटेगा, तो अगली संख्या क्या लेंगे, 3, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, फिर 3 से कटेगा, क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे
3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब इन दोनों संख्याओं में देखिए कौन कौन, 12 और 18 में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, तो देखिए दोनों में देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे। और इसमें देखिए क्या है, 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो यहाँ 3 बाहर। अच्छा देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं तो कॉमन नहीं होगा। अगर इसमें भी देखिए इसमें 3 है, इसमें इसके अलावा और कोई 3 है, नहीं, एक 3 तो बाहर निकल गया। अब यही जो कॉमन संख्या है 2 3 6, यही क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मस, यानी मस कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, क्या होगा, 6, यानी 12 और 18 का जो मसा होगा वो क्या होगा, 6 होगा। और आप लोग के लिए जो होमवर्क है वो होमवर्क क्या है, 30 15 60, 30 15 60 और 90 का मौसा बताना है, मौसा क्या होगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इस संख्याओं का 30 15 60 और 90 का मौसा क्या होगा। तो लसा मसा भी आप लोग को समझ में आ गया। फिर अगला देखिए क्या होता है, युग्लिड विभाजक प्रमेय का। अब देखिए ये जो विभाजन की प्रक्रिया है, इस विभाजन की प्रक्रिया के संबंध में युग्लिड ने एक प्रमेय दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, युग्लिड विभाजक प्रमेयिका कहते हैं। अब वो किस प्रकार है पहले हम लोग समझ लेते हैं अपने भाषा में, फिर उसके बाद जो मेन फार्मूला है उसको समझेंगे कि युग्लिड विभाजक प्रमेयिका क्या कहता है और वो उन्होंने क्या सूत्र दिया, इसके आधार पे हम लोग कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो देखिए युग्लिड विभाजक प्रमेयिका क्या होता है दोस्तों। तो अगला जो है हम लोग का हेडिंग वो क्या है, युग्लिड विभाजक प्रमेयिका। तो युग्लिड जैसे हम देखिए, जैसे हम 13 संख्या लेते हैं, अब 13 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, 13 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये बच्चा बच्चा जानता है कि जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब जब 13 में से 10 घटाएंगे, 3 में से 0 घटाएंगे, 3 1 में से कटम पिटम, तो क्या हो जाएगा, 3 जो बचता है वो क्या बचता है, शेष फल बचता है, शेष फल। और ये जो 2 आ गया इसको हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और फिर उसके बाद ये जो 5 होगा जिससे हम भाग देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जिसमें भाग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, क्या कहते हैं, भाज्य। तो हम देखिए 13 बराबर क्या लिख सकते हैं, अपने भाषा में समझिए, 13 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 2, क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 प्लस क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 5 दूनी 10 3 13। अब देखिए 13 क्या है दोस्त, भाज्य, तो यानी 13 को हम लिख सकते हैं क्या, 13 को हम लिख सकते हैं भाज्य, क्या लिख सकते हैं, भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, 5 क्या है, भाजक, क्या है, भाजक। और गुणे 2 क्या है, 2 हम लोग क्या मिला है, भागफल, तो यहाँ क्या लिखेंगे, भागफल। और प्लस क्या हो जाएगा, देखिए क्या बचा था, 3 क्या है, शेषफल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, शेष फल, शेष फल लिख देंगे। तो यानी देखिए क्या हो जाएगा, भाज्य जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। अब इसी को किसने समझाया था, यूक्लिड ने समझाया था। और वो किस प्रकार समझाया था, कुछ इस प्रकार समझाया बता रहे हैं। तो इसी इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, सॉरी भाजक, क्या हो जाएगा, भाजक, क्या हो जाएगा, भाजक। भाज्य जो हो जाएगा वो किसके बराबर, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर हो जाएगा। तो यूक्लिड ने इसको किस प्रकार समझाया था, सबसे पहले क्या लिया था, ए लिया था, भाजक को क्या मान लिया था, ए मान लिया, भाजक को भाजक नहीं सॉरी भाज्य को क्या माना था, ए। और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको भाजक को क्या, बी। और भागफल जो आया था, भागफल उसको क्या लिए थे कि, और जो शेषफल था शेषफल को आर लिया था। तो भाज्य के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और भाजक
बी और भागफल क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा, शेषफल। आर क्या हो जाएगा, शेषफल। अब देखिए ये जो शेषफल आर की वैल्यू होती है, अच्छा देखिए क्या ए से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। लेकिन यदि अगर यही बड़ा हो जाता, जैसे मान लीजिए और कोई संख्या उतार रहे हैं, तो ये जब बड़ी हो जाती किससे, भाजक से, तो ये प्रक्रिया आगे की ओर चली जाती। तो यानी हम कह सकते हैं कि यह जो होगा, क्या होगा, आर की वैल्यू वो किससे हमेशा छोटा होगा, ए से छोटा हो जाएगा, ए से छोटा हो जाएगा। अगर ये ए से छोटा होगा तो किससे बड़ा होगा, यानी हम भाग की प्रक्रिया दे रहे हैं, और ये जो छोटा हो जाएगा और भाग, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चा। देखिए यहाँ जो शेषफल होगा, शेषफल क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो के बराबर होगा। जब जीरो के बराबर होगा तब यहाँ क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अगर जीरो के बराबर नहीं आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, शेषफल। यानी जो आर की वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, और किससे छोटा हो सकता है, जो भाजक होगा वो भाजक किसके, बी के, बी से छोटा होगा। यानी यह जो वैल्यू होगा आर के वैल्यू जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। यही किसने बताया था, यूक्लिड ने बताया था। और यूक्लिड इसीलिए हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका कहते हैं। इसने किसने दिया था, यूक्लिड ने दिया था। और वो क्या दिया था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर और जीरो से छोटा होगा, और बी के बराबर और बी से छोटा होगा। ये किसने दिया था, यूक्लिड ने दिया था। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड की विभाजक प्रमेयिका कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड के विभाजक प्रमेयिका के आधार पे हम लोग कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दो विधि होता है। जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग आप समझा देते हैं एचसीएफ ज्ञात करने की प्रक्रिया में। जैसे देखिए हम क्या होता है, पहला प्रक्रिया सेकेंड प्रक्रिया समझाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक सवाल आप लोग को करने के लिए देंगे। जैसे देखिए एचसीएफ को हल करने के लिए दो विधि है। एचसीएफ जो है वो उसको हल करने के लिए दो विधि है। पहला जो है वो गुणनखंड विधि है, और दूसरा का क्या है, भाग विधि है। कौन सा विधि, भाग विधि। और चाहे आप किसी भी विधि का प्रयोग करिए, दोनों विधि से एक ही एचसीएफ आएगा। जैसे एक अपनी भाषा में ले ले, जैसे 6 और 18, 6 18 नहीं, क्या ले, 6 और 30, 6 और 30 का HCF, 6 और 30 का HCF। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 का गुणनखंड करेंगे, तो 6 किससे, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 3 6। और 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 3 6, और 6 पंजे 30 हो जाएगा। यानी हम लोग गुणनखंड कुछ इस प्रकार करेंगे, 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3, और 30 का 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, जो कॉमन है वो कितना है, 2 है, और इसमें कॉमन क्या है, 3 है। तो 2 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब सेकेंड जो है भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं और उससे बड़ी संख्या में हम लोग भाग देते हैं, उससे बड़ी संख्या में हम लोग भाग देते हैं। भाग देने पर क्या होगा, तो मित्रों देखिए सेकेंड जो विधि है वो कौन सा विधि है, भाग विधि द्वारा हम लोग कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको, इसमें देखिए दो संख्या रहेगा तो उसमें सबसे छोटी संख्या लेंगे और छोटी संख्या में बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, जब यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कट्टम। अब जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं वही संख्या क्या हो जाता है, मस। यानी इसमें जो होगा मस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 30 का मस कितना हो जाएगा, 30। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं करता संख्या, तो हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या को आगे लाते, फिर
इसमें जो शेषफल बचा था उससे भाग देते, फिर यह प्रक्रिया जारी रखते। यह प्रक्रिया कब तक होता, जब तक शेषफल आर का वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक। और जब शेषफल आर का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो जिस संख्या से लास्ट में भाग देंगे वही आपका क्या कहलाएगा, मशक कहलाएगा। तो ये कौन सा विधि होगा, अब इसी को हम लिख देंगे कैसे रूप में, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते जाएंगे। जब आर की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, आर के वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो जिस संख्या में लास्ट बार भाग दिए थे जिससे, वही क्या हो जाएगा, दिए गए संख्या का मसा हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसी को हम समझाएंगे कि युगलिट विभाजक प्रमेयिका के प्रयोग से कैसे हम लोग HCF को ज्ञात करेंगे। तो इसको इरेज कर रहे हैं। अगर ये समझ में आया हो तो एक बार इस क्वेश्चन को और देख लेंगे तो और बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्या ले क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हम ले लिए, क्या 24 और 144 का HCF ज्ञात करना है। 24 और 144 का HCF ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 24 छोटी संख्या है तो क्या लिखेंगे, 24 छोटा है किससे, 144 से। हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करने के लिए 24 से अब हम डिवाइड करेंगे किससे, 24 से डिवाइड करेंगे किसमें, 144 में। हालांकि ये कट जाएगा संख्या है, कुछ और दूसरी संख्या ले लेते हैं। जैसे क्या ले, दूसरी संख्या 54, दूसरी संख्या, हालांकि ये कट जाएगा, दूसरी संख्या ले रहे हैं 54 और 154 के बाद क्या ले ले, 224। देखते हैं क्या होता है, कटेगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसमें 54 जो है वो छोटा है, 54 जो है वो छोटा है किससे, 224 से। तो हम लिख दें, क्या लिख दे बच्चा, कि जो 224 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 54 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 54 से डिवाइड करेंगे, 54 से डिवाइड करेंगे किसमें, 224 में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड की प्रक्रिया सेम उसी प्रकार एक के बाद एक उतरता चला जाएगा। तो देखिए कितनी बार में पहले जाएगा, देखिए 5 चौक के 20 यानी 4 ले ले तो क्या हो जाएगा, 4 चौक के 16, हाथ में लगा ले, 4 पच्चे 20, 21 हो जाएगा, 216। अब घटाएंगे तो 4 में से नहीं जाएगा, 14 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 1, 21 से गया कट्टम पिट्टम, यहाँ भी क्या हो जाएगा, कट्टम पिट्टम। अब देखिए, अब यहाँ जो 8 है उसको हम उतारेंगे, तो 8 को उतारेंगे, सॉरी यहाँ जो 54 है इसको यहाँ उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब देखिए यानी हम क्या लिख सकते हैं, 224 बराबर ये लिख सकते हैं क्या, 54 गुड़े क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस क्या लिख सकते हैं, 8। अब यहाँ जो 54 है वो आगे आ गया, यहाँ क्या लिखेंगे, 54। देखिए 54 हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, 8 छंग 48, 8 सते 56 होता है तो क्या हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से नहीं जाएगा, उधार लेगा 14, 14 में से 8 गया तो 8 6 14 हो जाएगा। अब 6 से इस पर बचा, अब क्या उतरेगा, यहाँ 8 उतर जाएगा, क्या उतर जाएगा, 8 उतर जाएगा। तो 54 बराबर क्या लिखेंगे, 8 गुड़े क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 गुड़े 6 प्लस कितना, 6 हो जाएगा, 8 छंग 48, 6 54। अब देखिए क्या आया, 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8। लेकिन ये कब तक होगा, जब तक रिमाइंडर जो यह जो प्लस वाला है रिमाइंडर आर का वैल्यू 0 ना हो जाए। तो 8 बराबर देखिए अब कितनी बार में जाएगा, 6 एक कम 6, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो यानी क्या हो जाएगा, हम 8 बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 गुड़े 1, क्या लिख सकते हैं, 6 गुड़े 1 लिख सकते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जो है 6 आ जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 बराबर, अब कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 2 3 6, यहाँ 6 में 6 गया कट्टम पिट्टम, यानी शेषफल कितना आ गया, 0 हो गया। तो हम 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुड़े 3 प्लस 0 हो गया। अब लास्ट में जिससे हम भाग देते हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 2 से, यही क्या हो जाएगा,
मौस, यानी दिए गए संख्या का जो मौस होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों, 2। अब यह जो प्रक्रिया है, यानी क्या लिख रहे हैं, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ये रूप में बन रहा है। और जब रिमाइंडर आर की वैल्यू 0 के बराबर हो जा रहा है तो लास्ट में जिससे भाग दे रहे हैं वही क्या है, एचसीएफ है। तो इस विधि से हल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विभाजक युगलित विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। ये उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार एक हम बताने जा रहे हैं, इसमें तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए सेकेंड वाला जो हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे कि सिद्ध कैसे करेंगे कि रूट जो है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। तो इसके के लिए हम लोग एक सवाल को समझाएंगे, सेम उसी प्रकार जो सभी सवाल है, केवल थोड़ा कुछ वैल्यू बस बदल के दिया रहेगा, लेकिन कुछ चीजें हमेशा कॉमन चीज चलेंगी। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम क्या ले ले रहे हैं, रूट में 2 ले ले रहे हैं। तो इस टाइप जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 10, इन सभी को पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये सभी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याएं होती है, क्या देगा, सिद्ध कीजिए कि ये सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको हल करते समय आप लोग हमेशा इसके विपरीत मानेंगे। मानेंगे क्या, कि माना ये जो संख्याएं है, कोई भी संख्या रूट 2 है, ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है, बल्कि क्या मानेंगे, परिमेय है। तो जब ये परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या को हमेशा किस में लिखते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को तो सब जानते हैं कि पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जिससे जस्ट पहले ही बताए हैं। और जहां पे क्यू की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, पी बाई क्यू के रूप में होगा, और क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ जो पी और क्यू होगा वो क्या होगा, पी और क्यू क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा। जब ये पूर्णांक होंगे तो क्या हो सकता है, इसमें एक से अत्यधिक गुणनखंड होंगे या फिर एक से अधिक संख्याएं कॉमन होंगी। जैसे मान लीजिए 10/20 मान ले रहे हैं, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, 0 0, यानी 10 का गुणन कॉमन है। 1/2, यानी इसमें देखिए 10 को हम क्या लिख सकते थे, 10 × 1 लिख सकते हैं, 20 को 2 गुणे या 10 × 2 लिख सकते थे। 10 दोनों में कॉमन था तो बाहर निकाल दिए, दोनों में तो क्या बचा, 1/2। अब यहाँ 10/20 भी क्या होता है, इंटीजर था, लेकिन 1/2 इंटीजर, लेकिन देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है, एक के अलावा और कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ जो पी और क्यू था वो क्या था, पूर्णांक था, पूर्णांक था। तो लिखेंगे क्या, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। अब इन पूर्णांकों में क्या होगा, एक से अत्यधिक गुणनखंड होंगे, एक से अधिक गुणनखंड होंगे। तो उन गुणनखंड को जब बाहर निकाल देंगे तब ये संख्या क्या हो जाएगा, रूट 2 जो हो जाएगा वो मान ले रहे हैं क्या मिल जा रहा है, ए बाई बी के बराबर मिल जा रहा है। और ए बाई बी में ए और बी वो दोनों जो संख्याएं हैं, अब वो पूर्णांक संख्या न होके वो दोनों संख्याएं क्या हो जा रही हैं, सभाज्य संख्या हो जा रही है। सभाज्य संख्या क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह सभाज्य संख्या इसलिए हम लोग कह रहे हैं सभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब ये जब सभाज्य संख्याएं हो जा रही हैं इसलिए हम कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब इन दोनों में से कॉमन निकाल दे रहे हैं तो केवल जो मशक कितना बच रहा है, एक, या उभयनिष्ठ दोनों में संख्या केवल एक। अब अगर दोनों संख्या में जब उभयनिष्ठ एक होता है तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या। इसलिए ए और बी जो दो होगा वो क्या होगा, सभाज्य संख्या हो जाएगा। अब रूट 2 जो होगा वो किसके बराबर आ गया, ए बाई बी के बराबर आ गया, ए बाई बी के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस ये जो डिवाइड में इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इजकल टू 2b स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इजकल टू 2b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान में 2 इजकल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो 2 है वो क्या है, 2 है वो किसको विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो जो 2 होगा वो
ए को भी विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये बटे में है, तो विभाजित करने के पश्चात ए स्क्वायर के बराबर आ गया। तो जो 2 है वो किसको, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 ए को भी विभाजित करेगा। यहां तक समझ गए। फिर उसके बाद अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर कुछ मान ले रहे हैं। ए बराबर कुछ मान ले क्या, ए बराबर 2c मान ले रहे हैं। ए बराबर 2c मान ले रहे हैं, तो मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2b का स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो 4c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा। अब देखिए जब बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करें तो सी स्क्वायर के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर यानी 2 जो है वो किसको, बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो जो 2 होगा वो किसको विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। यहाँ देखिए जिस प्रकार इसको हम कहें कि अगर ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो ए को भी क्या करेगा, 2 विभाजित करेगा। इसी प्रकार 2 किसको विभाजित करेगा, बी को विभाजित करेगा। अब यहाँ देखिए 2 को विभाजित कर रहा है और 2 को विभाजित कर रहा है। अब दोनों में देखिए क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी क्या कर रहा है, 2 को विभाजित कर रहा है यानी 2 का गुणन होगा। अब यहाँ हम लोग मान के चले ए बी जो है क्या सहभाज्य संख्या है, तो यानी यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ मौसा देखिए यहाँ 2 गुणनखंड आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, हाँ HCF माने HCF माने 1 के बराबर माने हैं, तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। तो हम देखिए इसमें क्या है, दिए गए कथन का विरोध कर रहा है, कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। हम मान के चले थे कि ये दोनों परिमेय है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ जा रहा है। हम 1 लिए थे और 2 आ रहा है, और इस प्रकार वो क्या कर रहा है, दिए गए कथन का विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम मान के चले थे कि यह क्या है, एक परिमेय है, लेकिन हमको पता चला कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से अधिक हो जा रहा है, तो इसलिए ये √2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय न होकर, क्यों? क्योंकि दिए गए कथन का क्या कर रहा है, विरोध, जो हम माने हैं उसके विपरीत जा रहा है। जब वो विपरीत जा रहा है इसलिए वो कथन का विरोध करेगा, तो वो परिमेय न होकर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार जो √2 होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार आप लोग को पूरा ये जो हम बताएं पूरा एक एक करके लिखना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार जरूर क्या करिएगा, अपने से लिखने का कोशिश करिएगा। क्यों? क्योंकि जब से आप नहीं लिखेंगे तब से आपको नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, एक बार फिर से हम अलग से इसका टॉपिक लेकर इसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है वो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट संख्या है गुणे दूसरी संख्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है, ये किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या ले लिए, क्या ले लिए, 28 और 7 ले लिए, या 28 और 14 ले लिए। अब इसमें से दो संख्या दे दिया जाए और इसका एचसीएफ दे दिया जाए, कितना, क्या दे दे, एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का, 7 चौक 28 14 है। हालांकि तो बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, नहीं कुछ अलग क्वेश्चन लिए, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन देखिए, कुछ अलग इस प्रकार क्वेश्चन क्या ले, हाँ देखिए 306, देखिए क्वेश्चन क्या ले ले रहे हैं, जैसे 306 और 500, 657, 657 का जो मस है, एचसीएफ जो है वो कितना है, 9 है। तो एलसीएम क्या होगा, दो संख्या दे दिया जाए और इसमें एचसीएफ दे दिया जाए, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, या एलसीएम एचसीएफ दिया हो तो पहली संख्या दिया होगा तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें से कोई तीन एक मान दे दिया जाए और एक मान ज्ञात करे तो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है तो लसम औसत ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस प्रकार करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है।
तो देखिए इसमें पहली संख्या क्या है, पहली संख्या कितना है 306 गुणे दूसरी संख्या 657 और क्या है ये किसके बराबर एलसीएम, एलसीएम गुणे एच सी एफ। अब देखिए एच सी एफ कितना दिया है 9, तो इसके स्थान पे 9 रखेंगे। अब इधर देखिए ये गुणा में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 306 गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू ये किसके बराबर एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो क्या देखिए इसमें कट रहा है 3 से कट रहा है, काट दीजिए 3 त्रिक के 9 और ये काटेंगे तो 3 एक कम 3 0 3 दूनी 6, फिर क्या 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, काट दो 3 एक कम 3 हो जाएगा 3 त्रिक के 9 3 चौक के 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 34 गुणे 657 गुणा कर लिया जाए किसमें 657 में, इससे 34 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28 सात में लगल 2, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 7 चौक 28 में 2, फिर उसके बाद 4 पच्चे 20 2 22 सात में लगल 2 4 चौक 24 2 26, फिर 7 तरीक का 21 सात में लगल 2 3 पच्चे 15 2 17 हाथ में लगल 1 3 छक 18 1 19, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा 7 6 13 9 2 11 1 12 2 कितना आएगा 22,238, यही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे पूरे सवाल को कॉन्सेप्ट बेस तो हमने समझा दिया, पूरा सवाल एक्सरसाइज को रिकॉल करेंगे और पूरा लगाएंगे, अगर जो नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।